इंडिया हाउस एक छात्र निवास था जो उत्तरी लंदन के हाईगेट में क्रॉमवेल एवेन्यू में 1905 और 1910 के बीच मौजूद था। वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। यह संस्थान इंग्लैंड में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता था। इमारत तेजी से राजनीतिक सक्रियता का केंद्र बन गई, जो विदेशी क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवाद के लिए सबसे प्रमुख में से एक है। इंडिया हाउस अनौपचारिक रूप से उन राष्ट्रवादी संगठनों को संदर्भित करने के लिए आया था जो कई बार भवन का उपयोग करते थे। इंडिया हाउस के संरक्षक ने एक उपनिवेशवाद विरोधी समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रकाशित किया, जिसे ब्रिटिश राज ने देशद्रोही कहकर प्रतिबंधित कर दिया था। विनायक दामोदर सावरकर, भीकाजी कामा, वी.एन. सहित कई प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी इंडिया हाउस से जुड़े थे। चटर्जी, लाला हरदयाल, वी.वी.एस. अय्यर, एन.पी.टी. आचार्य और पी.एम. बापट। 1909 में इंडिया हाउस के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा ने सर W.H. करजन वायली, भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहयोगी डे कैंप हत्या के बाद स्कॉटलैंड यार्ड और भारतीय राजनीतिक खुफिया कार्यालय द्वारा की गई जांच ने संगठन को गिरावट में भेज दिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा इंडिया हाउस की गतिविधियों पर की गई कार्रवाई ने इसके कई सदस्यों को फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ब्रिटेन छोड़ने के लिए प्रेरित किया। घर के कई सदस्य भारत में क्रांतिकारी षड्यंत्रों में शामिल थे। इंडिया हाउस द्वारा बनाए गए नेटवर्क ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रवादी क्रांति के लिए हिंदू जर्मन साजिश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आने वाले दशकों में इंडिया हाउस के पूर्व छात्रों ने भारतीय साम्यवाद और हिंदू राष्ट्रवाद की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। पृष्ठभूमि: 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के सुदृढ़ीकरण से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण भारतीय मध्य वर्ग का उदय हुआ और पूर्वौपनिवेशिक सामाजिक धार्मिक संस्थानों और बाधाओं का लगातार क्षरण हुआ। भारतीय व्यापार मालिकों और व्यापारियों की उभरती हुई आर्थिक और वित्तीय शक्ति और पेशेवर वर्ग ने उन्हें ब्रिटिश राज के साथ तेजी से संघर्ष में ला दिया। देशी भारतीय सामाजिक अभिजात वर्ग, वकीलों, डॉक्टरों, विश्वविद्यालय के स्नातकों, सरकारी अधिकारियों और इसी तरह के समूहों सहित के बीच एक बढ़ती राजनीतिक चेतना ने एक भारतीय पहचान पैदा की और 19वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना को पोषित किया। सदी राजनीतिक सुधारक एओ द्वारा भारत में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ह्यूम ने एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करके इस प्रक्रिया को तेज किया, जिससे राजनीतिक उदारीकरण, बढ़ी हुई स्वायत्तता और सामाजिक सुधार की मांग की जा सके। कांग्रेस के नेताओं ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज प्रशासन के साथ बातचीत और बहस की वकालत की। इन उदारवादी आवाजों या वफादारों से अलग, जिन्होंने हिंसा का प्रचार या समर्थन नहीं किया, वह राष्ट्रवादी आंदोलन था, जो बंगाल और पंजाब में विशेष रूप से मजबूत, कट्टरपंथी और हिंसक हो गया। उल्लेखनीय अगर छोटा है तो महाराष्ट्र, मद्रास और दक्षिण के अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन दिखाई दिए। 1905 के बंगाल के विवादास्पद विभाजन ने बढ़ती अशांति को बढ़ाया, कट्टरपंथी राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्तेजित किया और भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरक शक्ति बन गया। अपनी स्थापना के समय से कांग्रेस ने भारतीय राजनीतिक स्वायत्तता के पक्ष में ब्रिटेन में जनमत को आकार देने की भी कोशिश की थी। 1889 में स्थापित कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी ने भारत नामक एक पत्रिका प्रकाशित की, जिसमें उदारवादी,
निष्ठावान राय दिखाई गई और ब्रिटिश पाठकों के अनुरूप भारत के बारे में जानकारी प्रदान की गई। समिति भारत में नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर ब्रिटिश जनता का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही, लेकिन यह राजनीतिक परिवर्तन लाने में काफी हद तक विफल रही, जिससे समाजवादियों जैसे हेनरी हाइंडमैन को और अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण की वकालत करने के लिए प्रेरित किया। 1893 में ब्रिटिश संसद में नीति को सीधे प्रभावित करने के लिए एक दबाव समूह के रूप में एक भारतीय समिति की स्थापना की गई थी, लेकिन यह एक उभरते हुए आंदोलन से तेजी से दूर हो गया, जिसने पूर्ण भारतीय स्वशासन की वकालत की। भारत में राष्ट्रवादी नेताओं जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, और ब्रिटेन में भारतीय छात्रों ने समिति की इस बात के लिए आलोचना की कि वे इसके अत्यधिक सतर्क दृष्टिकोण के रूप में देखते थे। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ 1905 में बंगाल के विभाजन के कारण राजनीतिक उथल-पुथल के साथ श्यामजी कृष्ण वर्मा नामक एक राष्ट्रवादी वकील ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। एक छात्र छात्रावास होने के अलावा हवेली ने कई संगठनों के मुख्यालय के रूप में भी काम किया, जिनमें से पहला इंडियन होम रूल सोसाइटी था। इंडियन होम रूल सोसाइटी। कृष्ण वर्मा ने स्वामी दयानंद सरस्वती के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रशंसा की और हर्बर्ट स्पेंसर के इस कथन में विश्वास किया कि आक्रामकता का प्रतिरोध केवल उचित नहीं है, बल्कि अनिवार्य है। बैलियोल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड के स्नातक, वह 1880 के दशक में भारत लौट आए और रतलाम और जूनागढ़ सहित कई रियासतों के दीवान प्रशासक के रूप में कार्य किया। उन्होंने ब्रिटेन के विदेशी शासन के तहत काम करने के लिए इस पद को प्राथमिकता दी। हालांकि जूनागढ़ में स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों की कथित साजिश, राज्यों के संबंध में क्राउन अथॉरिटी और ब्रिटिश राजनीतिक निवासियों के बीच मतभेदों के कारण वर्मा की बर्खास्तगी हुई। वे इंग्लैंड लौट आए, जहां उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक अनुकूल पाया। वर्मा के विचार कट्टर रूप से उपनिवेशवाद विरोधी थे, यहाँ तक कि 1899 में द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान बोअर्स के समर्थन तक विस्तारित हुए। इन छात्रवृत्तियों को 2000 रुपए के 3 बंदोबस्तों के सौजन्य से एस.आर. राणा प्रताप सिंह की याद में केवल भारतीयों के लिए खुला। आयहर्स ने ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों, विशेष रूप से छात्रों से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त किया। भारतीय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालयों से छात्रवृत्ति और बरसरी के रूप में प्राप्त धन को भी संगठन के लिए अपना रास्ता मिल गया। विक्टोरियन सार्वजनिक संस्थानों के मॉडल के बाद आयहर्स ने एक संविधान को अपनाया। आयहर्स का उद्देश्य इस संविधान में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था, भारत के लिए होम रूल को सुरक्षित करना और सभी व्यावहारिक तरीकों से इस देश में एक वास्तविक भारतीय प्रचार करना था। इसने युवा भारतीय कार्यकर्ताओं की भर्ती की, धन जुटाया और संभवतः हथियार एकत्र किए और भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ संपर्क बनाए रखा। जब सावरकर आए तो उन्होंने इसे इंडियन होम रूल सोसाइटी के रूप में बदल दिया। समूह ने तुर्की, मिस्र और आयरिश गणतंत्रीय राष्ट्रवाद जैसे अपने स्वयं के साथ सहानुभूति में कारणों का समर्थन किया। इंडियन होम रूल सोसाइटी की एक शाखा पेरिस इंडियन सोसाइटी भीकाजी कामा, सरदार सिंह राणा और B.H. के संरक्षण में 1905 में शुरू की गई थी। गोदरेज इंडिया हाउस के कई सदस्य जो बाद में प्रमुखता से उभरे, जिनमें V.N. चटर्जी, हरदयाल और आचार्य और अन्य, पहली बार इस पेरिस इंडियन सोसाइटी के माध्यम से आयहर्स से मिले। कामा खुद इस समय भारतीय क्रांतिकारी कारण से गहराई से जुड़ी हुई थीं और उन्होंने फ्रांसीसी और निर्वासित रूसी समाजवादियों दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए।
ऐसा माना जाता है कि लेनिन के विचारों ने इस समय कामा के कार्यों को प्रभावित किया था और माना जाता है कि लेनिन ने लंदन में अपने एक प्रवास के दौरान इंडिया हाउस का दौरा किया था। 1907 में कामा ने वी एन चटर्जी और एस.आर. राणा स्टटगार्ट में दूसरे इंटरनेशनल की सोशलिस्ट कांग्रेस में शामिल हुए। वहां हेनरी हाइंडमैन द्वारा समर्थित उन्होंने भारत के लिए स्वशासन की मान्यता की मांग की और एक प्रसिद्ध इशारे में भारत के पहले झंडों में से एक को फहराया। भारतीय समाजशास्त्री 1904 में कृष्ण वर्मा ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की, जो एक पैसा मासिक स्पेंसर के हुक्म के साथ इसके आदर्श वाक्य के रूप में ब्रिटिश समिति के भारतीय के लिए एक चुनौती के रूप में था। प्रकाशन के शीर्षक का उद्देश्य कृष्ण वर्मा की इस धारणा को व्यक्त करना था कि ब्रिटेन से भारतीय स्वतंत्रता का वैचारिक आधार समाजशास्त्र के अनुशासन के लिए था। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नरमपंथी निष्ठावान दृष्टिकोण और ब्रिटिश उदारवाद के लिए इसकी अपील का आलोचक था, जिसका उदाहरण भारतीय नेताजी के गोखले इसके बजाय इसने भारतीय स्वशासन की वकालत की। यह ब्रिटिश समिति की आलोचना थी, जिसके सदस्य ज्यादातर भारतीय सिविल सेवा से थे। कृष्ण वर्मा के विचार में भारत के शोषण में सहभागी थे। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने ब्रिटिश लेखकों के कार्यों से बड़े पैमाने पर उद्धृत किया, जिसकी कृष्ण वर्मा ने अपने विचारों को समझाने के लिए व्याख्या की कि राज औपनिवेशिक शोषण था और भारतीयों को इसका विरोध करने का अधिकार था, यदि आवश्यक हो तो हिंसा द्वारा। इसने याचिका और आवास के बजाय टकराव और मांगों की वकालत की। हालांकि कृष्ण वर्मा के विचार और राष्ट्रवादी संघर्ष में राजनीतिक हिंसा के औचित्य अभी भी सतर्क थे, हिंसा को अंतिम उपाय मानते थे। उनका समर्थन शुरू में बौद्धिक था और वे क्रांतिकारी हिंसा की योजना बनाने में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे। प्रेस की स्वतंत्रता और ब्रिटिश प्रतिष्ठान के उदार दृष्टिकोण का मतलब था कि कृष्णा वर्मा ऐसे विचारों को हवा दे सकते थे जिन्हें भारत में तेजी से दबा दिया जाता। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में व्यक्त किए गए विचारों ने ब्रिटिश प्रेस और संसद में पूर्व भारतीय सिविल सेवकों की आलोचना की। ब्रिटिश लेखकों के कृष्ण वर्मा के उद्धरण और भारतीय परंपरा या मूल्यों के संदर्भ में कमी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने तर्क दिया कि वह भारतीय स्थिति और भारतीय भावनाओं से अलग थे और बौद्धिक रूप से ब्रिटेन पर निर्भर थे। द टाइम्स के विदेशी संपादक वैलेंटाइन चिरोल, जिनका राज के साथ घनिष्ठ संबंध था, ने कृष्ण वर्मा पर भारतीय छात्रों को विश्वासघाती भावनाओं का प्रचार करने का आरोप लगाया और मांग की कि उन पर मुकदमा चलाया जाए। चिरोल ने बाद में इंडिया हाउस को भारत के बाहर सबसे खतरनाक संगठन के रूप में वर्णित किया। कृष्ण वर्मा और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने किंग एडवर्ड सप्तम का भी ध्यान आकर्षित किया। बहुत चिंतित होकर राजा ने भारत के राज्य सचिव जॉन मॉर्ले से ऐसे संदेशों के प्रकाशन को रोकने के लिए कहा। मॉर्ले ने अपने उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतों के विपरीत कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, लेकिन द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और कृष्ण वर्मा के खिलाफ चिरोल के आक्षेप ने सरकार को जांच के लिए मजबूर कर दिया। गुप्तचरों ने इंडिया हाउस का दौरा किया और इसके प्रकाशन के मुद्रकों का साक्षात्कार लिया। कृष्ण वर्मा ने इन कार्रवाइयों को अपने काम पर कार्रवाई की शुरुआत के रूप में देखा और गिरफ्तारी के डर से 1907 में पेरिस चले गए। वह कभी ब्रिटेन नहीं लौटे। लंदन में सावरकर के उग्र राष्ट्रवादी विचारों ने सबसे पहले इंडिया हाउस के निवासियों को अलग-थलग कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण वीवीएस अय्यर। समय के साथ हालांकि वह संगठन में एक केंद्रीय व्यक्ति बन गया। उन्होंने अपने प्रयासों को राष्ट्रवादी सामग्री लिखने, जनसभाओं और प्रदर्शनों के आयोजन और देश में अभिनव भारत की शाखाओं की स्थापना के लिए समर्पित किया। वह बीजी भारत में तिलक,
जिन्हें उन्होंने बम बनाने की नियमावली दी थी। स्वतंत्रता के इतालवी युद्धों से प्रभावित सावरकर भारत में एक सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे और इसके लिए जर्मनी से सहायता लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को शिक्षित करने का प्रस्ताव रखा, ठीक वैसे ही जैसे यंग इटली आंदोलन ने ऑस्ट्रियाई सेना में सेवारत इटालियंस को प्रेरित किया था। लंदन में सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी फिस की स्थापना की और दिसंबर 1906 में उन्होंने अभिनव भारत की एक शाखा खोली। इस संगठन ने कई कट्टरपंथी भारतीय छात्रों को आकर्षित किया, जिनमें पीएम बापट, वीवीएस अय्यर, मदनलाल ढींगरा और वीएन चटर्जी। सावरकर कुछ समय के लिए पेरिस में रहे थे और लंदन जाने के बाद अक्सर शहर का दौरा किया करते थे। 1908 तक उन्होंने संगठन में पेरिस में रहने वाले कई भारतीय व्यापारियों की भर्ती की थी। एक यात्रा के दौरान सावरकर ने फिर से गांधी से मुलाकात की, जब बाद में 1906 और 1909 में इंडिया हाउस का दौरा किया और उनके कट्टर विचारों ने राष्ट्रवादी हिंसा पर गांधी की राय को प्रभावित किया हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया हाउस, जिसमें अब अभिनव भारत सोसाइटी और उसका अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण मोर्चा फ्री इंडिया सोसाइटी स्थित था, तेजी से आयहर्स से काफी अलग एक क्रांतिकारी मिलन स्थल के रूप में विकसित हुआ। उत्तरार्ध के विपरीत, यह वित्त और संगठन के संबंध में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया और इसने स्वतंत्र राष्ट्रवादी विचारधारा विकसित की जो यूरोपीय दर्शन से दूर हो गई। सावरकर के प्रभाव के तहत इसने पिछले भारतीय क्रांतिकारी आंदोलनों, धार्मिक ग्रंथों, भगवद गीता सहित और भारतीय इतिहास में सावरकर के स्वयं के अध्ययन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सहित से प्रेरणा प्राप्त की। सावरकर ने ग्यूसेप मैज़िनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया और गुप्त समाजों के गुणों की प्रशंसा की। इंडिया हाउस जल्द ही ब्रिटेन में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्यालय में तब्दील हो गया था। इसके नवीनतम सदस्य लंदन में युवा पुरुष और महिलाएं थे जो पूरे भारत से आए थे। एक बड़ी संख्या, प्रत्येक में कुल सदस्यता का लगभग 1/4 शामिल था, बंगाल और पंजाब से थे, जबकि एक महत्वपूर्ण लेकिन छोटा समूह बॉम्बे और महाराष्ट्र से आया था। फ्री इंडिया सोसाइटी के पास दीक्षा की अर्धधार्मिक शपथ थी और अभिनव भारत सोसाइटी की बैठकों के लिए एक कवर के रूप में कार्य किया। सदस्य मुख्य रूप से हिंदू थे। अधिकांश अपने मध्य बिस्वा दशा में छात्र थे और आमतौर पर करोड़पति, मिल मालिकों, वकीलों और डॉक्टरों के परिवारों से भारतीय सामाजिक अभिजात वर्ग के थे। कई महिलाओं सहित लगभग 70 लोग रविवार शाम की बैठकों में नियमित रूप से शामिल होते थे, जिसमें सावरकर ने क्रांति के दर्शन से लेकर बम बनाने और हत्या की तकनीकों तक के विषयों पर व्याख्यान दिया था। समाज में भर्ती होने वाले इन भर्तियों का केवल एक छोटा हिस्सा पहले राजनीतिक गतिविधियों या भारत में स्वदेशी आंदोलन में शामिल होने के लिए जाना जाता था। अभिनव भारत सोसाइटी के 2 लक्ष्य थे: यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रचार के माध्यम से राष्ट्रवादी क्रांति के पक्ष में एक भारतीय जनमत तैयार करना और ऐसी क्रांति को अंजाम देने के लिए धन, ज्ञान और आपूर्ति जुटाना। इसने भारतीय कारणों के लिए अपने सदस्यों द्वारा आत्मबलिदान के कार्यों पर जोर दिया। ये क्रांतिकारी गतिविधियां थीं जिनका जनता अनुकरण कर सकती थी, लेकिन इसके लिए किसी जन आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी। इंडिया हाउस के पुनर्निर्माण को एक युद्ध कार्यशाला में बदल दिया गया था, जहां रसायन विज्ञान के छात्रों ने विस्फोटक बनाने और बम बनाने का प्रयास किया, जबकि प्रिंटिंग प्रेस ने देशद्रोही साहित्य निकाला, जिसमें भारत में यूरोपीय लोगों के प्रति हिंसा को बढ़ावा देने वाले बम बनाने वाले मैनुअल और पैम्फलेट शामिल थे। घर में छोटे हथियारों का एक शस्त्रागार था जो अलग अलग रास्तों के माध्यम से रुक रुक कर भारत भेजा जाता था।
सावरकर इन सब के केंद्र में थे। एक साथी क्रांतिकारी के अनुसार उनके हाथों पर पिक्रिक एसिड के स्पष्ट पीले दाग के साथ विस्फोटक कार्यशाला में काफी समय बिताया और कुछ शामों को उभर कर आया। इंडिया हाउस के निवासी और अभिनव भारत के सदस्य मध्य लंदन के टोटेनहैम कोर्ट रोड में एक रेंज में निशानेबाजी का अभ्यास करते थे और उन हत्याओं का पूर्वाभ्यास करते थे जिन्हें वे अंजाम देने की योजना बना रहे थे। भारत को हथियारों की आपूर्ति में अन्य बातों के अलावा चतुर्भुज अमीन, चंगेरी राव और वीवीएस अय्यर द्वारा तस्करी करके लाई गई कई ब्राउनिंग पिस्तौलें शामिल थीं जब वे भारत लौटे थे। भारतीय डाक अधिकारियों द्वारा पता लगाने से रोकने के लिए क्रांतिकारी साहित्य झूठे कवर के तहत और विभिन्न पतों से भेजा गया था। सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में प्रकाशित हुई थी और इसे भारतीय छात्रों को इसे एक्सेस करने से रोकने के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी की सूची से हटाने के लिए पर्याप्त भड़काऊ माना गया था। 1908 में किसी समय इंडिया हाउस ने बम बनाने के लिए एक मैनुअल प्राप्त किया। कुछ लोगों का कहना है कि सावरकर ने अनुशीलन समिति के एक बंगाली क्रांतिकारी हेमचंद्र दास को पेरिस में निकोलस सफ्रांस्की के नाम से एक रूसी क्रांतिकारी द्वारा दिए गए एक बम मैनुअल से फ्रांसीसी राजधानी में इसे हासिल किया था। दूसरों का मत है कि इसे बापट द्वारा पेरिस में रूसी क्रांतिकारियों के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था। बापट को 1909 के अलीपुर बम मामले में फरार एक भगोड़ा घोषित किया गया था, जिसमें खुदीराम बोस द्वारा बंगाल में एक जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर बमबारी करने का प्रयास किया गया था। 1908 तक इंडिया हाउस समूह की लोकप्रियता दादाभाई नौरोजी द्वारा 1865 में स्थापित लंदन इंडियन सोसाइटी से आगे निकल गई थी और तब तक लंदन में भारतीयों का सबसे बड़ा संघ था। इसके बाद इंडिया हाउस ने लिस्ट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया जब उस वर्ष वार्षिक आम बैठक में इंडिया हाउस के सदस्यों ने सभा को पैक किया और समाज के पुराने रक्षकों को बाहर कर दिया। कल्मिनेशन परिणति। इंडिया हाउस की गतिविधियों पर किसी का ध्यान नहीं गया। आधिकारिक भारतीय और ब्रिटिश हलकों में उठाए गए सवालों के अलावा सावरकर के अनर्गल विचारों को डेली मेल, मैनचेस्टर गार्डियन और डिस्पैच सहित अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित किया गया था। 1909 तक इंडिया हाउस स्कॉटलैंड यार्ड और भारतीय खुफिया विभाग की निगरानी में था और इसकी गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया गया था। सावरकर के बड़े भाई गणेश को उसी वर्ष जून में भारत में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर देशद्रोही साहित्य के प्रकाशन के लिए अंडमान की दंड कॉलोनी में मुकदमा चलाकर निर्वासित कर दिया गया था। सावरकर के भाषण तेजी से तीखे होते गए और क्रांति, व्यापक हिंसा और भारत में सभी अंग्रेजों की हत्या का आह्वान किया। इन घटनाओं की परिणति 1 जुलाई 1909 की शाम को मदनलाल ढींगरा द्वारा भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक डे कैंप सर विलियम एच कर्जन वाइली की हत्या थी, जो भारतीय छात्रों की एक बैठक में थी। लंदन में इंपीरियल संस्थान। ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में कोशिश की गई और उसे मार दिया गया। हत्या के बाद इंडिया हाउस को तेजी से बंद कर दिया गया था। इंडिया हाउस से उत्पन्न होने वाली व्यापक साजिशों की तलाश के लिए हत्या की जांच का विस्तार किया गया। हालांकि स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि कोई भी अस्तित्व में नहीं था, भारतीय खुफिया सूत्रों ने अन्यथा सुझाव दिया। इन सूत्रों ने आगे सुझाव दिया कि ढींगरा का लक्षित लक्ष्य स्वयं भारत के राज्य सचिव जॉन मॉर्ले थे। सावरकर के पास ढींगरा के लिखित राजनीतिक बयान की एक प्रति थी, जिसे उनकी गिरफ्तारी के समय जब्त कर लिया गया था। इसके अस्तित्व को पुलिस ने नकार दिया था, लेकिन आयरिश सहानुभूति रखने वाले डेविड गार्नेट सावरकर के माध्यम से ढींगरा को मौत की सजा सुनाए जाने वाले दिन डेली न्यूज में इसे प्रकाशित किया था। कई स्रोतों ने सुझाव दिया कि हत्या वास्तव में सावरकर का विचार था
और उन्होंने ब्रिटेन के साथ साथ भारत में आगे की कार्रवाई की योजना बनाई थी। मार्च 1910 में पेरिस से लंदन लौटने पर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में भारत भेज दिया गया। जब उन्हें निर्वासन की सुनवाई के दौरान ब्रिक्सटन जेल में रखा गया था, तब मई 1910 में इंडिया हाउस के बचे हुए लोगों द्वारा उनकी जेल वैन पर धावा बोलने और उन्हें मुक्त करने का प्रयास किया गया था। इस साजिश को मॉडगोन के नेतृत्व वाले आयरिश गणराज्यों की मदद से समन्वित किया गया था। हालांकि योजना विफल हो गई जब घात लगाकर बैठे लोगों ने एक खाली डिकॉय वैन पर हमला कर दिया, जबकि सावरकर को दूसरे रास्ते से ले जाया गया। अगले वर्ष पुलिस और राजनीतिक सूत्रों ने इंडिया हाउस के निवासियों पर इंग्लैंड छोड़ने के लिए दबाव डाला, जबकि इसके कुछ नेता जैसे कृष्ण वर्मा पहले ही यूरोप भाग गए थे। चट्टोपाध्याय जैसे अन्य जर्मनी चले गए, कई अन्य पेरिस चले गए। बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी छात्रों के शहर में आने के प्रभाव और काम के साथ पेरिस इंडियन सोसाइटी ने धीरे धीरे महाद्वीप पर भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र के रूप में इंडिया हाउस का स्थान ले लिया। काउंटरमर्स। हालांकि इंडिया हाउस ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में अपने लक्ष्यों को बताया था, लेकिन संगठन से उत्पन्न होने वाले खतरे को शुरू में भारतीय खुफिया या ब्रिटिश विशेष शाखा द्वारा गंभीर नहीं माना गया था। यह चार्ल्स क्लीवलैंड और स्कॉटलैंड यार्ड की विशेष शाखा के तहत भारत में सक्रिय आपराधिक खुफिया विभाग से स्पष्टता और संचार की कमी के कारण और बढ़ गया था। डार्क सेंसरशिप में संलग्न होने के लिए लॉर्ड मॉर्ले की अनिच्छा से मिश्रित भारतीय राजनीतिक खुफिया से दिशा और जानकारी की कमी ने विशेष शाखा को खतरे को कम करके आंका। स्कॉटलैंड यार्ड। इन समस्याओं के बावजूद और हालांकि राजनीतिक अपराध से निपटने में विशेष शाखा पूरी तरह से अनुभवहीन थी, स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा इंडिया हाउस की पहली टिप्पणियों को 1905 में शुरू किया गया था। गुप्तचरों ने मई 1907 में इंडिया हाउस में रविवार की बैठकों में भाग लिया, जहां वे देशद्रोही साहित्य तक पहुंच प्राप्त की। ओब्रायन के नाम से एक आयरिश अमेरिकी के रूप में प्रच्छन्न एक एजेंट की उपस्थिति ने कृष्ण वर्मा को पेरिस जाने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। जून 1908 में भारत कार्यालय और स्कॉटलैंड यार्ड के बीच भारतीय और ब्रिटिश पुलिस के बीच सहयोग की ठोस योजनाओं की व्यवस्था की गई। इंडिया हाउस की निगरानी के लिए एक पूर्व भारतीय पुलिसकर्मी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। बीसी 1908 में लंदन में पाल और जीएस खापर्डे ने मामले को और भड़का दिया, क्योंकि दोनों को भारत में कट्टरपंथी राष्ट्रवादी राजनेता के रूप में जाना जाता था। सितंबर 1908 तक इंडिया हाउस के भीतर एक एजेंट स्थापित किया गया था, जो फ्री इंडिया सोसाइटी की रविवार रात की बैठकों में जासूसों को आमंत्रित करने में सक्षम था। यूरोपीय लोगों की उपस्थिति केवल निमंत्रण द्वारा थी। एजेंट ने कुछ अतिरिक्त जानकारी दी, लेकिन सावरकर के आंतरिक घेरे में घुसपैठ करने में सक्षम नहीं था। नवंबर 1909 तक सावरकर खुद एक खतरनाक संदिग्ध के रूप में विशेष जांच के दायरे में नहीं आए, जब एजेंट ने इंडियन हाउस में हत्याओं की चर्चा के बारे में जानकारी दी। एजेंट कीर्तिकर के नाम से एक युवा महाराष्ट्रियन हो सकता है, जो वीवीएस के एक परिचित के रूप में इंडिया हाउस आया था। अय्यर जाहिरा तौर पर लंदन में दंत चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए। कीर्तिकर का पता तब चला जब अय्यर ने लंदन के अस्पताल में पूछताछ की, जहां उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना था, और एक रात सावरकर ने उन्हें बंदूक की नोक पर कबूल करने के लिए मजबूर किया। इस घटना के बाद स्कॉटलैंड यार्ड को भेजे जाने से पहले कीर्तिकर की रिपोर्टों को शायद सावरकर द्वारा जांचा गया था। एनपीटी इस समय आचार्य को अय्यर और सावरकर ने स्कॉटलैंड यार्ड के मुखबिर के रूप में खुद को स्थापित करने का निर्देश दिया था। उनका मानना था कि यह पुलिस को जानकारी प्रदान करेगा
और कीर्तिकर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की पुष्टि करने में मदद करेगा। हालांकि इसने भारतीय छात्रों का पीछा किया और उन्हें बारीकी से छायांकित किया। संगठन में प्रवेश करने में असमर्थता के लिए स्कॉटलैंड यार्ड की कड़ी आलोचना की गई। वायसराय के सचिव विलियम लीवार्नर पर लंदन में 2 बार हमला किया गया था। कुंजलाल भट्टाचार्य नाम के एक युवा बंगाली छात्र द्वारा उनके कार्यालय में उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था और लंदन के एक पार्क में एक अन्य भारतीय छात्र द्वारा हमला किया गया था। इन घटनाओं के लिए यार्ड की अक्षमता को दोषी ठहराया गया था। सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट स्कॉटलैंड यार्ड के लिए अज्ञात 1909 की शुरुआत तक भारतीय आपराधिक खुफिया विभाग DCI ने इंडिया हाउस में घुसपैठ करने के लिए अपने स्वयं के गुप्त प्रयास किए थे और अधिक सफलता के साथ। सीक नाम का एक एजेंट लगभग 1 साल से इंडिया हाउस में रह रहा था। निवासियों को समझाने के बाद कि वह एक सच्चे देशभक्त थे, उन्होंने भारत वापस रिपोर्ट करना शुरू किया। DCI ने यार्ड को सूचित नहीं करने के संभावित कारणों में लंदन की जांच में हस्तक्षेप न करने की इच्छा, सीक पर नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा और यार्ड द्वारा कुटिलता का आरोप लगाए जाने का डर शामिल है। हालांकि 1909 की शुरुआत में DCI एजेंट की पहली रिपोर्ट बहुत कम मूल्य की थी। कर्जन वाइली की हत्या से ठीक पहले के महीनों में ही वे उपयोगी साबित हुए। जून में एजेंट ने टोटेनहम कोर्ट रेंज में शूटिंग अभ्यास और इंडिया हाउस के पीछे राइफल अभ्यास का वर्णन किया। इसके बाद सावरकर और VVS अय्यर, जो उनके लेफ्टिनेंट माने जाते थे, ने MPT शहादत के कृत्यों पर आचार्य 9 जून 1909 को भारत में सावरकर के बड़े भाई गणेश की गिरफ्तारी और बाद में परिवहन के बाद ने सावरकर के भाषणों में बढ़ती उग्रता और प्रतिशोध की मांग की सूचना दी। बाद के हफ्तों में सावरकर को उनकी राजनीतिक गतिविधि के कारण बार में शामिल होने से रोक दिया गया था। ये सर कर्जन वाइली की हत्या से पहले की घटनाएं थीं। हालांकि यह माना जाता था कि सावरकर ने व्यक्तिगत रूप से ढींगरा को निर्देश या प्रशिक्षण दिया होगा। मेट्रोपॉलिटन पुलिस सावरकर के खिलाफ मुकदमा चलाने में असमर्थ थी क्योंकि उसके पास रात के लिए बहाना था। इंडियन स्पेशल ब्रांच कर्जन वाइली की हत्या के बाद भारत कार्यालय और पुलिस आयुक्त सर एडवर्ड हेनरी के बीच एक बैठक के बाद जुलाई 1909 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस विशेष शाखा का पुनर्गठन किया गया। इसने जुलाई के अंत तक 38 अधिकारियों के कर्मचारियों के साथ एक भारतीय विशेष शाखा खोली। कर्जन वाइली की हत्या की जांच के दौरान इसने काफी संसाधन प्राप्त किए और ब्रिटेन में भारतीय देशद्रोही आंदोलन की निगरानी के संबंध में भारतीय आपराधिक खुफिया की मांगों को पूरा किया। पुलिस ने इंडिया हाउस पर कड़ा दबाव बनाया और लंदन में भारतीय छात्रों के बारे में खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इन्होंने उनके करियर के लिए खतरों के साथ इंडिया हाउस के छात्र समर्थन आधार को लूट लिया। यह धीरे धीरे कट्टरपंथी भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र के रूप में अलग होने लगा। जैसा कि थिरुमल आचार्य ने कटुतापूर्वक वर्णन किया है, शहर में भारतीय छात्रों द्वारा निवास को कोढ़ी के घर के समान माना जाता था। इसके अलावा हालांकि दमन के आरोपों के डर से छात्र राजनीतिक सक्रियता को बहुत अधिक कम नहीं किया जा सकता था, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन से राष्ट्रवादी या देशद्रोही सामग्री के प्रकाशन और वितरण को रोकने के लिए कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किया। इनमें बिपिन पाल का स्वराज था, जिसे बंद करने के लिए मजबूर किया गया था, एक ऐसी घटना जिसने अंततः पाल को लंदन में दरिद्रता और मानसिक पतन की ओर धकेल दिया। ब्रिटेन में इंडिया हाउस का प्रभाव समाप्त हो गया। इन्फ्लुएंस प्रभाव इंडिया हाउस में राजनीतिक गतिविधियां मुख्य रूप से ब्रिटेन में युवा भारतीयों, विशेषकर छात्रों के उद्देश्य से थीं।
उस समय इस समूह के बीच राजनीतिक असंतोष लगातार बढ़ रहा था, विशेष रूप से वे जो भारत में पेशेवर वर्ग के संपर्क में थे और जो यूरोपीय उदारवाद के दर्शन का गहराई से अध्ययन कर रहे थे। ब्रिटिश अकादमिक और राजनीतिक हलकों में उनके असंतोष को काफी पहले ही नोट कर लिया गया था, कुछ डर के साथ कि ये छात्र चरमपंथी राजनीति में शरण लेंगे। नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राजनीतिक अशांति की जांच के लिए सर विलियम ली वार्नर के तहत 1907 में गठित एक समिति ने इस समूह पर इंडिया हाउस के मजबूत प्रभाव को नोट किया। यह तब था जब इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में था। उस समय समुदाय पर चर्चा करने वाले भारतीय छात्रों ने इंडिया हाउस के बढ़ते प्रभाव का वर्णन किया, विशेष रूप से 1905 के बंगाल विभाजन के संदर्भ में, और इस प्रभाव को सरकारी पदों और भारतीय सिविल सेवा के लिए भारतीय आवेदकों की संख्या में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। लंदन के समाचार पत्रों में भारतीय समाजशास्त्री ने काफी ध्यान आकर्षित किया। हालांकि अन्य लोग इन विचारों से असहमत थे और उन्होंने इंडिया हाउस की अपील को सीमित बताया। एसडी भारतीय ईसाई संघ के अध्यक्ष भाभा ने एक बार कृष्ण वर्मा को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था जिसकी छाल उसके काटने से भी बदतर थी। सावरकर के तहत संगठन विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बन गया और भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी हिंसा के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। हालांकि संगठन ने नरमपंथियों और चरमपंथी विचारों वाले दोनों का स्वागत किया, पहले वालों की संख्या चरमपंथियों से अधिक थी। गौरतलब है कि बहुत से निवासी, विशेष रूप से जो सावरकर के विचारों से सहमत थे, उनका भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों में भाग लेने का कोई इतिहास नहीं था, यह सुझाव देते हुए कि उन्हें इंडिया हाउस में रहने के दौरान प्रेरित किया गया था। अधिक महत्वपूर्ण रूप से इंडिया हाउस हथियारों और देशद्रोही साहित्य का एक स्रोत था जो भारत में तेजी से वितरित किया गया था। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अलावा वंदे मातरम और ओ शहीदों जैसे पैम्फलेट। सावरकर ने क्रांतिकारी हिंसा की प्रशंसा की। उस समय भारत में हत्याओं सहित राजनीतिक हिंसा की कई घटनाओं में इंडिया हाउस से प्रत्यक्ष प्रभाव और उकसावे का उल्लेख किया गया था। बंबई में मुकदमे के दौरान सावरकर के खिलाफ 2 आरोपों में से एक नासिक के जिला मजिस्ट्रेट एएमटी जैक्सन अनंत कान्हेरे द्वारा दिसंबर 1909 में इस्तेमाल किए गए हथियारों को सीधे एक इतालवी कुरियर के माध्यम से इंडिया हाउस में खोजा गया था। भारत के पूर्व निवासी एमपीटी आचार्य और वीवीएस रॉलेट रिपोर्ट में अयर को वांची अयर के हाथों रॉबर्ट डी स्कॉट ऐश की हत्या सहित राजनीतिक हत्याओं को सहायता और प्रभावित करने के लिए नोट किया गया था। पेरिसस फ्रांस की लिंक को फ्रांसीसी पुलिस द्वारा 1907 में बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर को ले जाने वाली ट्रेन को पटरी से उतारने के प्रयास में शामिल होने का जोरदार सुझाव दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि विदेशों में राष्ट्रवादियों की गतिविधियों ने ब्रिटिश भारतीय सेना की कई देशी रेजिमेंटों की वफादारी को हिला दिया है। कर्जन वाइली की हत्या का अत्यधिक प्रचार किया गया था। औपनिवेशिक अधिकारियों और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन पर ढींगरा के कार्यों का प्रतीकात्मक प्रभाव उस समय गहरा था। ब्रिटिश साम्राज्य को उसके अपने महानगर में कभी निशाना नहीं बनाया गया था। कहा जाता है कि ढींगरा के अंतिम बयान ने विंस्टन चर्चिल की प्रशंसा अर्जित की, जिन्होंने इसे देशभक्ति के नाम पर अब तक का सबसे बेहतरीन बताया। गांधी द्वारा अपनाए गए बाद के अहिंसक दर्शन पर इंडिया हाउस और इसकी गतिविधियों का कुछ प्रभाव पड़ा। उन्होंने लंदन के साथ साथ भारत में भी सावरकर सहित इंडिया हाउस के कुछ सदस्यों से मुलाकात की थी और पश्चिम से राष्ट्रवादी और राजनीतिक दर्शन को अपनाने से असहमत थे।
गांधी ने इस क्रांतिकारी हिंसा को अराजकतावादी और इसके अभ्यासियों को आधुनिकतावादी के रूप में खारिज कर दिया। उनके बाद के कुछ लेखन, जिनमें हिंद स्वराज भी शामिल है, सावरकर और ढींगरा की गतिविधियों के विरोध में थे और इस तर्क का खंडन किया कि अगर राष्ट्रवादी पहचान के तहत या औपनिवेशिक शिकार के तहत हिंसा निर्दोष थी। यह क्रांतिकारी हिंसा की इस रणनीति के खिलाफ था और इसके परिणामों की मान्यता में कि गांधीवादी अहिंसा की प्रारंभिक पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। इंडिया हाउसेस अब्रॉड, विदेश में भारत घर। मूल इंडिया हाउस द्वारा रखे गए उदाहरण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में इंडिया हाउस खोले गए। कृष्ण वर्मा ने आयरिश रिपब्लिकन आंदोलन के साथ निकट संपर्क स्थापित किया था। परिणामस्वरूप द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लेखों को संयुक्त राज्य अमेरिका में गैलिक अमेरिकन में पुनर्मुद्रित किया गया। इसके अलावा बढ़ती भारतीय छात्र आबादी के प्रयासों के साथ इंडिया हाउस को प्रतिबिंबित करने वाले अन्य संगठन उभरे। इनमें से पहला पैन आर्यन एसोसिएशन था, जिसे इंडियन होम रूल सोसाइटी के बाद बनाया गया था, जिसे 1906 में मोहम्मद बरकतुल्लाह एस.एल. के संयुक्त इंडो आयरिश प्रयासों के माध्यम से खोला गया था। जोशी और जॉर्ज फ्रीमैन। लंदन में अपने पहले प्रवास के दौरान बरकतुल्लाह खुद कृष्ण वर्मा के साथ निकटता से जुड़े थे और जापान में उनके बाद के करियर ने बरकतुल्लाह को वहां भारतीय राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में रखा। अमेरिकी शाखा ने भीकाजी कामा को आमंत्रित किया, जो उस समय कृष्ण वर्मा के कार्यों के करीब थे, संयुक्त राज्य अमेरिका में व्याख्यान की एक श्रृंखला देने के लिए। एक इंडिया हाउस, हालांकि आधिकारिक तौर पर लंदन संगठन से संबद्ध नहीं था, की स्थापना जनवरी 1908 में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में मायरोन फेल्प्स नामक आयरिश मूल के एक धनी वकील के धन से की गई थी। फेल्प्स ने स्वामी विवेकानंद की प्रशंसा की और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, स्वामी द्वारा स्थापित, उस समय स्वामी अभेदानंद के अधीन थी, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा देशद्रोही माना जाता था। न्यूयॉर्क में भारतीय छात्रों और लंदन इंडिया हाउस के पूर्व निवासियों ने भारतीय समाजशास्त्री और अन्य राष्ट्रवादी साहित्य को प्रसारित करने के लिए उदार प्रेस कानूनों का लाभ उठाया। न्यूयॉर्क तेजी से वैश्विक भारतीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास द्वारा प्रकाशित एक राजनीतिक क्रांतिकारी पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को बारीकी से प्रतिबिंबित करते हुए 1908 में वैंकूवर और सिएटल से न्यूयॉर्क चली गई। 1910 में ब्रिटिश शासन के तहत फ्री हिंदुस्तान पर मुकदमा चलाने से पहले दास ने जॉर्ज फ्रीमैन की मदद से गैलिक अमेरिकन के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग किया। कूटनीतिक दबाव। 1910 के बाद अमेरिकी पूर्वी तट की गतिविधियां कम होने लगीं और धीरे धीरे सैन फ्रांसिस्को में स्थानांतरित हो गईं। इस समय के आसपास हरदयाल के आगमन ने बौद्धिक आंदोलनकारियों और मुख्य रूप से पंजाबी श्रमिकों और प्रवासियों के बीच की खाई को पाटा। गदर आंदोलन की नींव रखी। 1907 में टोक्यो में एक इंडिया हाउस खोला गया था। लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहर में 19वीं शताब्दी के अंत तक लगातार बढ़ती भारतीय छात्रों की आबादी थी, जिनके साथ कृष्ण वर्मा निकट संपर्क में थे। हालांकि कृष्ण वर्मा शुरू में अपने संसाधनों को बहुत कम फैलाने के बारे में चिंतित थे, खासकर जब से जापानी केंद्र में एक मजबूत नेतृत्व का अभाव था। उन्हें आगे जापान के हस्तक्षेप का भी डर था, जिसकी ब्रिटेन के साथ मैत्रीपूर्ण शर्तें थीं। बहरहाल बंगाल के क्रांतिकारियों की उपस्थिति और लंदन और टोक्यो घरों के बीच घनिष्ठ पत्राचार ने बाद वाले को द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में प्रमुखता हासिल करने की अनुमति दी। 1908 में टोक्यो में इंडिया हाउस 16 भारतीय छात्रों का निवास स्थान था,
इसने पैनेशियाटिक मूल्यों के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक व्यापक आधार बनाने के उद्देश्य से सीलोन सहित अन्य एशियाई देशों के छात्रों को स्वीकार किया। 1909 में कृष्ण वर्मा और जॉर्ज फ्रीमैन की सलाह पर बरकतुल्लाह के न्यूयॉर्क से टोक्यो जाने के बाद इस आंदोलन को नई गति मिली। टोक्यो विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर के पद पर रहते हुए बरकतुल्लाह लंदन से भारतीय समाजशास्त्री और अन्य राष्ट्रवादी साहित्य के पूर्वी एशियाई वितरण के लिए जिम्मेदार थे। उस समय उनके काम में इस्लामिक फ्रेटर्निटी का प्रकाशन भी शामिल था, जिसे ओटोमन साम्राज्य द्वारा वित्तपोषित किया गया था। बरकतुल्लाह ने इसे ब्रिटिश विरोधी मुखपत्र में बदल दिया, कृष्ण वर्मा से योगदान आमंत्रित किया और भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की। उन्होंने अन्य राष्ट्रवादी पैम्फलेट प्रकाशित किए जो प्रशांत तट और पूर्वी एशियाई बस्तियों तक पहुंचे। इसके अलावा बरकतुल्लाह ने ओकावा शुमेई सहित प्रमुख जापानी राजनेताओं के साथ संबंध स्थापित किए, जिन्हें उन्होंने भारतीय कारण से जीत लिया। बरकतुल्लाह के कार्य से साम्राज्य को होने वाले खतरे से चिंतित ब्रिटिश सीआईडी ने 1912 में इस्लामिक बंधुत्व को बंद करने के लिए राजनयिक दबाव डाला। बरकतुल्लाह को कार्यकाल से वंचित कर दिया गया और 1914 में जापान छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वर्ल्ड वॉर वन प्रथम विश्व युद्ध 1909 और 1910 में इंडिया हाउस के परिसमापन के बाद इसके सदस्य धीरे धीरे फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका सहित यूरोप के विभिन्न देशों में फैल गए। प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के प्रयासों में इंडिया हाउस में स्थापित नेटवर्क महत्वपूर्ण था। युद्ध के दौरान जर्मनी में बर्लिन समिति, उत्तरी अमेरिका में गदर पार्टी और भारतीय क्रांतिकारी भूमिगत प्रयास ब्रिटिश भारतीय सेना में क्रांति और विद्रोह के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी एशिया से पुरुषों और हथियारों को भारत में ले जाने के लिए। साजिश के दौरान क्रांतिकारियों ने आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड, सिन फेन, जापानी देशभक्त समाजों, ओटोमन तुर्की और सबसे प्रमुख रूप से जर्मन विदेश कार्यालय के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग किया। तब से इस षड्यंत्र को हिंदू जर्मन षड्यंत्र कहा गया है। अन्य प्रयासों के बीच गठबंधन ने ब्रिटिश भारत के खिलाफ अफगानिस्तान को एकजुट करने का प्रयास किया। 1914 और 1915 में भारत में कई विफल विद्रोह हुए, जिनमें गदर षड्यंत्र, सिंगापुर विद्रोह और क्रिसमस डे प्लॉट सबसे उल्लेखनीय थे। भारतीय रक्षा अधिनियम 1915 के पारित होने में साजिश से उत्पन्न खतरा महत्वपूर्ण था और आंदोलन के दमन के लिए लगभग 10 वर्षों तक चलने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन की आवश्यकता थी। इस खुफिया ऑपरेशन के अधिक प्रसिद्ध रंगरूटों में समरसेट मौघम थे, जिन्हें बर्लिन समिति के साथ काम करने वाले वी.एन. चटर्जी की हत्या करने का काम सौंपा गया था। इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस इस समय भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ ब्रिटिश काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन की नींव रखी गई थी। जनवरी 1910 में बॉम्बे में पुलिस अधीक्षक जॉन अर्नोल्ड वालिंगर को लंदन में भारत कार्यालय में फिर से नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने भारतीय राजनीतिक खुफिया कार्यालय की स्थापना की। वालिंगर ने मुखबिरों और जासूसों का एक नेटवर्क बनाकर लंदन, पेरिस और पूरे महाद्वीपीय यूरोप में पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अपने काफी कौशल का इस्तेमाल किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह संगठन फ्रांसीसी राजनीतिक पुलिस के साथ काम कर रहा था, जिसे सुरेते कहा जाता था। भारत जर्मन साजिश का पता लगाने में महत्वपूर्ण था और इंडिया हाउस के पूर्व सदस्यों की हत्या करने का प्रयास किया गया था, जो उस समय एक राष्ट्रवादी विद्रोह की योजना बना रहे थे। ब्रिटिश भारत में समरसेट मौघम, जो वालिंगर के रंगरूटों में से थे,
ने बाद में अपने कुछ पात्रों और कहानियों को युद्ध के दौरान अपने अनुभवों पर आधारित किया। 1921 में वॉलिंगर के संगठन का नाम बदलकर इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कर दिया गया और बाद में स्वतंत्र भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो बनाने के लिए इसका विस्तार किया गया। इंडियन कम्युनिज्म, भारतीय साम्यवाद। आचार्य जैसे व्यक्तियों ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के दूसरे सम्मेलन में भाग लिया। चटर्जी और आचार्य ने बाद में साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग के साथ काम किया। युद्ध के बाद वीमर जर्मनी चले गए। चटर्जी का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का कार्यक्रम 1922 में भारतीय स्वतंत्रता पार्टी के रूप में विकसित हुआ, जिसे चिचेरिन की स्वीकृति और कॉमिंटर्न फंडिंग मिली। चैटो बाद में जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1927 में चाटो साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग के ब्रसेल्स सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू के साथ गए। हालांकि चटर्जी के कार्यक्रम के लिए सोवियत रूस का समर्थन एमएन रॉय के रूप में कम हो गया। मास्को में अनुशीलन समिति के एक बंगाली क्रांतिकारी को चटर्जी के राष्ट्रवादी क्रांति के उद्देश्यों की तुलना में मार्क्सवाद की विचारधारा के अधिक करीब माना जाता था। स्टालिन के प्रोत्साहन और समर्थन से रॉय ने लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विकास किया। चटर्जी और पिल्लई बाद में सोवियत रूस चले गए, जहां माना जाता है कि उन्हें स्टालिन के पर्स में गोली मार दी गई थी। हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू राष्ट्रवाद। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी दर्शन की एक शाखा जो इंडिया हाउस से उत्पन्न हुई, विशेष रूप से वीडी सावरकर 1920 के दशक में हिंदू राष्ट्रवाद की एक स्पष्ट विचारधारा के रूप में भारत में समेकित हुए थे। हिंदू महासभा द्वारा उदाहरण दिया गया, यह गांधीवादी भक्तिवाद से अलग था और एक जन आंदोलन का समर्थन प्राप्त किया जिसे कुछ लोगों ने उग्रवादी के रूप में वर्णित किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मर्दाना हिंदू धर्म के विचारों को विकसित करने और तैयार करने में सावरकर के सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक माना जाता है। इंडिया हाउस में रहने के दौरान सावरकर के कार्यों में मराठा परिसंघ का इतिहास था, जिसे उन्होंने एक अनुकरणीय हिंदू साम्राज्य, हिंदू पदपादशाही के रूप में वर्णित किया। इसके अलावा सावरकर ने इंडिया हाउस में विकासवाद और प्रकार्यवाद के स्पेंसरियन सिद्धांतों की जांच की, जिन्होंने उनके सामाजिक और राजनीतिक दर्शन को दृढ़ता से प्रभावित किया और शुरुआती हिंदू राष्ट्रवाद की नींव रखने में मदद की। इसने राज्य, समाज और उपनिवेशवाद के लिए बाद के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और स्पेंसर के सिद्धांतों ने सावरकर को राष्ट्रीय विकास के लिए तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए सैन्य आक्रामकता पर जोर दिया। उनके कई विचार सावरकर की रचनाओं में उनके राजनीतिक लेखन और हिंदू महासभा के कार्यों में प्रमुखता से शामिल हैं। कॉममरेशन, स्मरणोत्सव। कृष्णा वर्मा की अस्थियों को उनकी पत्नी भानुबेन के साथ 2003 में स्विट्जरलैंड से भारत वापस लाया गया था। गुजरात सरकार द्वारा स्थापित कच्छ विश्वविद्यालय का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में उनके गृह नगर मंडावी में क्रांति तीर्थ नामक एक स्मारक का अनावरण किया गया था। 52 एकड़ में फैले स्मारक परिसर में कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी की मूर्तियों के साथ हाईगेट में इंडिया हाउस की इमारत की प्रतिकृति है। कृष्ण वर्मा की अस्थियों, उनकी पत्नी की अस्थियों और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले के कार्यकर्ताओं को समर्पित एक गैलरी स्मारक के भीतर रखी गई है। कृष्ण वर्मा को 1909 में इनर टेम्पल से बाहर कर दिया गया था। इस निर्णय पर 2015 में फिर से विचार किया गया था और मरणोपरांत उन्हें फिर से स्थापित करने के लिए एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था। इंडिया हाउस में सावरकर का प्रवास आज अंग्रेजी विरासत द्वारा एक नीली पट्टिका के साथ मनाया जाता है।
इंडिया हाउस के सदस्यों को कई बार स्वतंत्र भारत में स्मरण किया गया है। भीकाजी कामा, कृष्ण वर्मा, सावरकर सहित अन्य लोगों के पास इंडिया पोस्ट द्वारा जारी किए गए स्मारक डाक टिकट हैं। वी.एन. चटर्जी को नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय में स्मरण किया जाता है, जहां भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक कमरे में उनका नाम और फोटो प्रदर्शित किया गया है। 1989 में बंद होने से पहले लीप्जिग में दिमित्रोव संग्रहालय में चटर्जी पर एक खंड था।